बिहार चुनाव के आखिरी मरहले की पोलिंग जारी। 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा वोटर लिखेंगे 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों की सियासी किस्मत। 78 असेंबली सीटों के साथ साथ वाल्मीकि नगर हलके में लोकसभा के जिमनी चुनाव के लिए भी पोलिंग। मणिपुर में भी 4 असेंबली सीटों पर जिमनी चुनाव। वज़ीर आज़म मोदी IIT दिल्ली के 51वें जलसे तक़सीम इस्नाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और तालीम के वज़ीर ममलिकत संजय धोत्रे भी होंगे शरीक। एक ओहदा एक पेंशन मंसूबे के निफाज के 5 वर्ष मुकम्मल। स्कीम के तहत हुकूमत ने 20,60,035 पेंशन याफ्तगान और उनके अहले खाना में तकसीम किए 42,740 करोड़ रुपए। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज लॉन्च करेगा ज़मीन की निगरानी वाला सयारचा EOS-01। PSLV-C 49 के जरिए 9 दिगर बैनुल-अक़वामी सयारचों की भी होगी रवानगी। और अमेरिका में वोटों की गिनती जारी। धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जो बाइडन। कलीदी रियासतों में बाइडन की सबकत के बाद ट्रंप खेमा अदालत का दरवाजा खटखटाने को तैयार। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस मरहले में सीमांचल, कोसी, तिरहुत और मिथिलांचल के 15 अजला के 78 हलकों में वोटिंग हो रही है। 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 110 ख्वातीन उम्मीदवारों समेत कुल 1204 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हसास इलाकों में पुरअमन इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए इजाफी सलामती दस्तों को तैनात किया गया है। 243 रुकनी असेंबली के 3 मरहलों में इंतखाब हो रहे हैं। पहले मरहले के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे मरहले के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इस मरहले में विजेंद्र प्रसाद यादव, सुरेश कुमार शर्मा, नरेंद्र नारायण यादव, विनोद नारायण झा, बीना भारती समेत 12 रियासती वुज़रा की सियासी किस्मत का फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी, विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश सहनी, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा अब्दुल बारी सिद्दीकी इस मरहले के उम्मीदवारों में शामिल हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये सीट JDU के रुकने पार्लियामेंट बैद्यनाथ प्रसाद महतो के इस साल फरवरी में इंतकाल की वजह से खाली हुई है। इस ज़िमनी इंतखाबात में JDU ने सुनील कुमार को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि अजीम इत्तेहाद की जानिब से कांग्रेस के उम्मीदवार परवेश कुमार मिश्रा मैदान में है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रेम कुमार चौधरी को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वाल्मीकि नगर और रामनगर हलके में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि बकिया मकामात पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 1991 से 2019 तक हुए लोकसभा इंतखाबात में 3 मरतबा JDU और 1 मरतबा BJP ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की है। 1999 से 2004 और 2009 से 2014 और 2019 में JDU को यहां से कामयाबी हासिल हुई थी, जबकि 2014 में इस सीट पर पहली मर्तबा BJP का खाता खुला था। और बिहार इंतखाबात से मुतालिक मज़ीद जानकारी के लिए आइए हम आपको से बात करते हैं। नामा निगार हमारे मौजूद हैं इस वक्त धीरज कुमार, जो कि सहरसा में मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। धीरज जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार का जो इंतखाब होता है, बिहार के जो इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ज़िलों के अलग अलग मसाइल होते हैं। आप चूँकि इस वक्त अभी सहरसा में मौजूद हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं इलेक्शन के को लेकर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और लोगों में कितना जोश व खरोश है। मसरूर, मैं आपको बता दूं कि ये आदर्श मतदान केंद्र सहरसा है और जो हमारे पीछे की तस्वीर भी अगर आप देख सकते हैं तो किस तरीके से यहाँ मतदान को सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से चलाए जाने के लिए यहाँ तैयारी की गई है। और जो आदर्श मतदान केंद्र है इसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था है दिव्यांग लोगों के लिए,
पानी की व्यवस्था है, महिला के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है, तो वेटिंग रूम जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ आके जिससे कि वो रुक सकें। और यहाँ अगर हम बात करें कि और व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बाल मंच का भी एक तस्वीर है। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, जो महिलाएं आएंगी, तो जो उनके साथ जो बच्चे आएंगे, वो बच्चे कैसे अच्छे तरीके से मतदान कर पाएंगे, और तो इसलिए वहां बच्चों के खेलने के लिए की भी व्यवस्था भी यहाँ की गई है। यहाँ पे काफी संख्या में जो मतदान केंद्र पे है वो महिला कर्मी हैं, जो कि सुचारू तरीके से मतदान को चलाने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। और जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, कोविड-19 के दौर में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कैसे यहाँ जो मतदाता आए उसके मुंह तक मास्क हो, सैनिटाइजर की सुविधा हो, इन सारी सुविधाएं यहाँ व्यवस्थित तरीके से की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के लिए एक मीडिया कॉर्नर भी बनाया गया है, पुरुषों के लिए भी प्रतीक्षालय है। कुल मिला के ये तैयारी है कि कैसे कोविड के दौर में मतदान को सुचारू तरीके से चलाया जाए, और किसी तरीके का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उस नियम का पालन हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। प्रशासन ने भी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। और हमारे पीछे की जो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ बहिना मतदान केंद्र खास करके महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया है, जिससे कि उनको पुरुषों के साथ वोट देने के लिए ना जाना पड़े, उसके लिए भी खास वो इंतजाम किए गए हैं। और सुबह 7 बजे से यहाँ आम लोगों की, महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है, महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है। काफी संख्या में जो फर्स्ट टाइम जो युवा वोटर हैं, हमारे पीछे भी, हमारे साथ में भी 2 युवा वोटर खड़े हैं, युवा वोटर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि ये जो इलाका है ये कोसी का इलाका है, कोसी नदी यहाँ हर साल आती है, तो विकास के यहाँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पर लोग मतदान करने के लिए आए हैं। जी धीरज, आपके साथ आपने बताया कि युवा वोटर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो पहली बार युवा हैं, चूंकि उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो उनमें वोट को लेकर, वोट डालने को लेकर कितना जोशो खरोश है, और कोरोना के इस दौर में जब वोटिंग हो रही है तो वो किस तरह से एहतियात बरत के वहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आपने पीछे भी दिखाया, बहिना मतदान केंद्र है, इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वाकई बहुत दिलचस्प है। इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर उनमें कितना जोशो खरोश है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट टाइम जो महिला वोटर या फर्स्ट टाइम जो युवा वोटर यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, और उनको एक स्टिक भी दिया जाता है, और उनको बताया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राउड टू बी ए यंग वोटर, मैंने फर्स्ट टाइम वोटर के लिए उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है कि आप पहली बार मतदान करने के लिए आए हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं उनसे सीधे बात करूं, तो हमारे साथ जो हैं वो महिला वोटर हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। देखिए, आप पहली बार वोट करने के लिए आए हैं, तो आपके दिल में क्या है कि आप क्या चाहते हैं अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? मैं पहली बार वोट दी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ सबको अधिकार है वोट देने का, और मैं भी फर्स्ट टाइम वोट दी हूँ। मैं कोसी क्षेत्र में रहती हूँ, बट यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी जीते, बस वो यहाँ की प्रॉब्लम्स, बिहार की प्रॉब्लम्स और हमारे सहरसा की प्रॉब्लम्स, जितने भी ट्रैफिक वगैरह जाम होते हैं, बस वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, क्योंकि क्लास वगैरह, कोचिंग वगैरह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे क्लास कभी कभी छूट जाते हैं इस ट्रैफिक की वजह से। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी जीते, बस वो प्रॉब्लम को, सारी प्रॉब्लम को दूर करे। दैट्स इट। माई वोट माई वॉइस। देखिए, ये बता रही हैं कि माय वोट माय वॉइस, और उनका सीधा कहना है कि हम पहली बार वोट देने के लिए आए हैं। तो हमारे दिल में है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि ये युवा हैं तो इनको कॉलेज जाने में या स्कूल जाने में कैसे परेशानी होती है, उनकी समस्या का दूर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मसरूर है कि इन बच्चों से जब हमने बात की है, तो उन्होंने किसी तरीके की जो अलग भावना है उसको मुद्दा मायने नहीं रखा है। इसका सीधा कहना है कि हमें विकास के आधार पे वोट देना है। जो हमारी जो कोसी की जो समस्या है, बाढ़ की समस्या है, बाढ़ के प्रकोप से यहाँ के लोग जो हैं हर साल उनको काफी क्षति उठाना पड़ता है, तो उन समस्याओं का समाधान हो, तो उन्होंने विकास को ही अपना आधार, अपना मुद्दा बना है। एक और वोटर हैं जो युवा हैं, जो कि फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मैं आपको बात कराता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मनीषा कुमारी। जी, आप किस आधार पे वोट देने के लिए आए हैं? मैं बाढ़ के आधार पे वोट देने आई हूँ, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात हम कोसी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ बाढ़ की बहुत बड़ी
दिक्कतें होती है, जहाँ गरीब महिला बच्चे बहुत सारे जी धीरज, बीमारी होती है, उन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, तो हम माई उम्मीद वोट करते हैं माई कि वॉइस वोट देने ऐसा का लोगों जो का भी मानना है, है, युवाओं हम का सब मानना, समस्या को नौजवानों का मानना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो इसी मर्द हो या औरत हो, वो इसी मकसद को जहन में रखकर कि मेरा वोट मेरी आवाज़, इसको लेकर वो वोट डालने के लिए आए हैं। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि बिहार में हमने जैसा कहा था कि बिहार में अलग अलग ज़िलों के, अलग अलग इलाकों के, चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, अलग अलग इलाकों के अलग अलग मसाइल होते हैं। आप जिस जगह हैं वो कोसी का इलाका है, सहरसा का जो इलाका कोसी का इलाका कहलाता है। वहाँ के आवाम के जहन में इस मरतबा कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको इशू वहाँ पर बनाया गया, चाहे वो अवामी लोगों के ज़रिए, नुमाइंदों के ज़रिए हो या फिर अवाम के ज़रिए हो, जिसको जहन में रखकर वो वोट डालने के लिए यहाँ मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पुल का निर्माण हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोसी का इलाका है, जिसमें कि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, और इन 3 जिलों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि सड़क की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या। अभी हाल के वर्षों में यहाँ पे एक पुल का निर्माण हुआ है। ये जो ऐसा पुल है जो कि पूरे कोसी के क्षेत्र को, जो कोसी के इलाके को जो कि डिस्कनेक्ट था, जबकि 2008 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तब भी मैं इस कोसी के क्षेत्र को देखने के लिए 2009 में आया था, जबकि यहाँ बांध टूट गया था। तो कुल मिला के यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की है कि यहाँ पे कोई ऐसा पुल नहीं था जिसके कारण यहाँ के लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें, या जो राजधानी तक या पटना तक वो पहुंच सके। तो वहाँ उस पुल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी उनकी यही थी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। वो समस्या है कि यहाँ के लोग बाढ़ के प्रकोप को हर साल झेलते हैं। बाढ़ के प्रकोप में उनकी फसलें नुकसान होता है, पशुधन का नुकसान होता है, उनकी संपत्ति का नुकसान होता है। तो कुल मिला के अगर यहाँ के इस इलाके को अगर आप देखना चाहते हैं, इस इलाके को अगर आप समझना चाहते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं लोग, लेकिन चाहते हैं कि हम भी मुख्य धारा में शामिल हो, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, और जो हमारी बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ की समस्या का किसी तरीके से निपटारा हो। इसलिए यहाँ के लोग मतदान करने के लिए आए हैं, भारी संख्या में आए हैं। उनका मुद्दा विकास है कि विकास के आधार पर मतदान हो, और जो हमारा कैंडिडेट जो जीते, जो उम्मीदवार जीते, वो विकास को तरजीह दे। जी धीरज, इस तफसीली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार इंतखाबात पर आप अपनी नज़र बनाए रखें, ख़ास करके बिहार में आखिरी मरहले की पोलिंग हो रही है, इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे में आपने हमें बहुत सी चीज़ें साफ़ की, जिन इलाकों में ख़ास करके कोसी के इलाकों में किन मुद्दों को लेकर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज मणिपुर के 4 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इन 4 सीटों में वांगोई, वानजिंग, ठेंटा, लीलोग और सेतु शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए काफ़ी तादाद में सलामती दस्तों की तैनाती की गई है और कोविड-19 से मुतालिक सभी ज़रूरी एहतियात अपनाए जा रहे हैं। कोविड-19 अलामत वाले वोटर आखिरी घंटे में वोटिंग कर सकेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इसके पहले संगठ असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार के अपने नाम वापस लेने के बाद बीजेपी उम्मीदवार जुमे को ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 51वें जलसे तक़सीम असनाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल होंगे। इसमें तालीमी साल 2019-20 में पास आउट होने वाले बीटेक, एमटेक और PhD के तलबा को डिग्रियां दी जाएंगी। इस तकरीब में ऑनलाइन के ज़रिए सभी तलबा, उनके सरपरस्त और मुअज़्ज़ज़ साबिक़ तलबा शरीक होंगे। जलसे तक़सीम असनाद में सभी पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर्स को सदर जमहूरिया का सोने का तमगा भी दिया जाएगा। वहीं अंडर ग्रेजुएट तलबा को डायरेक्टर का सोने का तमगा दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और तालीम के वज़ीर ममलिकत संजय धोत्रे भी इस तकरीब में मौजूद रहेंगे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत और इटली के सरबराहों के दरमियान 2 तरफ़ा बातचीत हुई। इसमें दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वबा से हुए नुकसान के लिए अफसोस का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तई पुरअज़्म है। वहीं भारत इटली के दरमियान 15 मुआहिदों पर दस्तखत हुए, जिनमें तवानाई के शोबे के साथ साथ मीडिया और ज़री शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के मुआहिदे भी शामिल हैं।
2018 में हमारी बातचीत के बाद आपसी आदान प्रदान में काफी गति आई है। मुझे ये जानकर खुशी है कि इटली की संसद ने पिछले साल इंडिया इटली फ्रेंडशिप ग्रुप स्थापित किया है। मैं आशा करता हूं कि कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद हमें इटालियन पार्लियामेंट मेंबर्स का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज एक सैयारचा खला में भेजेगी। PSLV-C 49 का मकसद ज़मीन की निगरानी है। ये सैयारचा दोपहर 3:02 पर श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाएगा। इसके साथ 9 दीगर सैयारचे भी खला में रवाना किए जाएंगे। इख्तिदार में आते ही मरकजी हुकूमत ने रिटायर्ड फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन मंसूबा नाफिज करने का ऐलान किया था। इस मंसूबे के तहत इस बात को यकीनी बनाया गया कि एक जैसी मुद्दत मुलाजमत और एक जैसी रैंक वालों को यकसा पेंशन मिल सके। इस मंसूबे के निफाज को 5 वर्ष मुकम्मल हो गए हैं और इस दौरान सबकदोश फौजियों और उनके अहल खाना को इससे ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। 7 नवंबर 2015 की तारीख इन हज़ारों फौजियों के लिए एक तारीखी दिन बन गई है, क्योंकि इसी दिन मोदी सरकार की तरफ से इन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा दिया गया था। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई 45 साल पुरानी थी, जिसे मोदी सरकार ने कामयाब किया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में सैनिकों की रैली में ये वादा किया कि हम आते ही OROP। और आइए नाज़रीन, आपको हम सीधे लिए चलते हैं अमेरिकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that. 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin is still growing as well. One of the things I'm especially proud of is how well we've done across America. And we're going to be the first Democrat to win in Arizona in 24 years. We're going to be the first Democrat to win Georgia in 28 years. And we've rebuilt the blue wall in the middle of the country that crumbled just 4 years ago. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, the heartland of this nation. I know watching these vote tallies on TV moves very slow, and as slow as it goes, it can be numbing. But never forget, the tallies aren't just numbers. They represent votes and voters, men and women who exercise their fundamental right to have their voice heard. And what's becoming clear each hour is that record number of Americans of all races, faiths, religions chose change over more of the same. They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism. They made it clear they want the country to come together, not continue to pull apart. The people spoke, more than 74 million Americans, and they spoke loudly for our ticket. But while we're waiting for the final results, I want people to know we're not waiting to get the work done and start the process. Yesterday, Senator Harris and I held meetings with groups of experts on public health and the economic crisis this country is facing. The pandemic, as you also know, is getting more worrisome all across the country. Daily cases are skyrocketing, and it's now believed that we could see as many as 200,000 cases in a single day. The death toll is approaching 240,000 lives lost to this virus. That's 240,000 empty chairs, kitchen tables, and dining room tables all across America. We'll never be able to measure all that pain and the loss, the suffering that so many families have experienced. We know something about what it feels like to lose someone. And I want them to know they're not alone. Our hearts break with you.
I want everyone to know on day one, we're going to put our plan to control this virus into action. We can't save any of the lives lost, any of those who have been lost, but we can save a lot of lives in the months ahead. Senator Harris and I also heard yesterday about how this recovery is slowing because of the failure to get the pandemic under control. More than 20 million people are on unemployment. Millions are worried about making rent and putting food on the table. Our economic plan will put a focus on a path to a strong recovery. Look, we both know tensions are high. They can be high after a tough election, one like we've had. But we need to remember, we have to remain calm, patient. Let the process work out as we count all the votes. You know, we're proving again what we've proved for 244 years in this country. Democracy works. Your vote will be counted. I don't care how hard people try to stop it. I will not let it happen. The people will be heard. Our journey is toward a more perfect union, and it keeps moving on. In America, we hold strong views. We have strong disagreements, and that's okay. Strong disagreements are inevitable in a democracy, and strong disagreements are healthy. They're a sign of a vigorous debate, of deeply held views. But we have to remember, the purpose of our politics isn't total, unrelenting, unending warfare. No, the purpose of our politics, the work of the nation, isn't to fan the flames of conflict, but to solve problems, to guarantee justice, to give everybody a fair shot, and to improve the lives of our people. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. No matter who you voted for, I'm certain of one thing. The vast majority of almost 150 million Americans who voted, they want to get the vitriol out of our politics. We're certainly not going to agree on a lot of issues, but at least we can agree to be civil with one another. We have to put the anger and the demonization behind us. It's time for us to come together as a nation to heal. It's not going to be easy, but we have to try. My responsibility as president will be to represent the whole nation. And I want you to know that I'll work as hard for those who voted against me as those who voted for me. That's the job. That's the job. It's called the duty of care for all Americans. We have serious problems to deal with, from COVID to the economy to racial justice to climate change. We don't have any more time to waste on partisan warfare. You know, and more than that, we have such an incredible opportunity to build the future we want for our kids and our grandkids. I've said many, many times, I've never been more optimistic about the future of this nation. There is no reason we can't own the 21st century. We just need to remember who we are. This is the United States of America. And there's never been anything we've been unable to do, unable to accomplish when we've done it together. I hope to be talking to you tomorrow. I want to thank you all, and may God bless you, and may God protect our troops. Good night. तो नाज़रीन, अभी आपने अमरीकी सदारती उम्मीदवार को देखा जो मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम बड़ी बहुमत के साथ, हम बड़ी मेजॉरिटी के साथ हम जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौर में हमारे पास कई चैलेंजेस हैं। कोरोना महामारी का तस्करा किया, उन्होंने इकोनॉमिक का तस्करा किया वहाँ की, और उसके साथ साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज के इशू का भी उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही ये भी कहा कि
रिकॉर्ड वोटिंग उनके हक में पड़े हैं और पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर वोट डाले और लोगों ने बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकले। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे स्टेट्स का भी जिक्र किया जहां के कई सालों के बाद डेमोक्रेट जीत रहे हैं, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जॉर्जिया और एरिज़ोना में कई सालों के बाद डेमोक्रेट को जीत मिल रही है, इसके लिए उन्होंने सबका शुक्रिया भी अदा किया। तो नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप जब भी घर से निकलें, एक हमारी मुहिम चल रही है, डीडी न्यूज़ की मुहिम है मास्क अप इंडिया। इस मुहिम का मकसद ही यही है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, और मास्क लगाकर निकलेंगे तो आप खुद को और अपने घर वालों को भी महफूज रख सकेंगे। हमारी इस मुहिम का आप भी हिस्सा बने। फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। शाम 5:30 बजे आप फिर से देख सकते हैं उर्दू खबरनामा। इजाज़त दें, आदाब।